हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ लेकर के आया हूँ। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में आप क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्लास 8 में इसका नाम कुछ और था। क्लास 8 में इसका नाम सेल था, द सेल। आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि सेल किसे बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअली बच्चों ये साइंस का जितना भी चैप्टर है, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ये सभी इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चा सोचता है या फिर जो बच्चे सोचते हैं कि ये सारा थ्योरी है और मैं इसे रट लूँगा और आसानी से एग्ज़ाम में जाके लिखूँगा और पास हो जाऊँगा, बस बात ख़त्म, तो साइंस यहीं ख़त्म नहीं हो जाता। साइंस जो है एक्चुअली किताबों में नहीं है। साइंस जो है आपके आसपास है, आपके साथ है। चाहे वो हम चल रहे हों, दौड़ रहे हों, खेल रहे हों, या फिर पढ़ाई कर रहे हों, या फिर बोल रहे हों, ये सभी साइंस है। तो साइंस हमारे आसपास है। तो साइंस को आप रटने का कभी भी प्रयास ना करें, इसे आप समझें, इसे समझने का कोशिश करें, इसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि साइंस जो आपको आसपास दिखता है साइंस वही है। ठीक है, साइंस में जो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ वो साइंस बिल्कुल भी नहीं है। साइंस आपके आसपास है। और ख़ास करके बायोलॉजी जो चैप्टर होता है वो हमारे बॉडी के बारे में ही होता है। जो हम पर डे अपने बॉडी के साथ करते हैं या बॉडी के अंदर हमारा जो प्रोसेस होता है किसी भी काम को करने के लिए, वही साइंस है, वही बायोलॉजी है। ठीक है, तो इसे आप डेली लाइफ से अगर जोड़ के देखेंगे तो आपको अच्छे से बायोलॉजी का चैप्टर जो है समझ में आएगा और आपको इसे रटने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आप सोचते हैं कि बायोलॉजी रट के और पास हो जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। थोड़ा का क्या, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बायोलॉजी का जो नेमिंग है या बायोलॉजी का जो थ्योरी है, इसमें कोई भी आपको कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको थ्योरी देखने को मिलेगा, जो कि आपको थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, थ्योरी छोटा भी हो सकता है। तो आप अगर चाहेंगे कि इसे रट लें, नोट्स बना ले, रट ले और जाकर एग्ज़ाम में लिख दे, तो आपको मुश्किल होगा। ठीक है, इसे आप समझने की कोशिश करें और मैं कोशिश करूँगा कि इस चैप्टर को, मैं बायोलॉजी को अच्छे से आपको समझा सकूं, ताकि आपको परेशानी ना हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए हो, या फिर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में लिखने के लिए ही आपको साइंस पढ़ा जाए। आप अगर साइंस पढ़े हैं, समझते हैं साइंस को, तो आप इसे डेली के लाइफ से जोड़ सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम पर डे पर मिनट रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब होता है जो हम ऑक्सीजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वही रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है। आप लोग ये सब ऑलरेडी जानते हो। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये कहाँ से है, इसका नाम कहाँ से डिस्कवर हुआ, ये क्या चीज़ है, ये सारा बायोलॉजी है। आप तो कर रहे हो उसको, तो इसके बारे में अगर पढ़ाया जाए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर के हेल्प से हम यही सब चीज़ कोशिश करेंगे समझाने का। ये साइंस जो है आपके सामने है, आप उसे देखने का, समझने का कोशिश कीजिए ताकि आपको अच्छे से साइंस आ जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में जनरली सेल के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, तो सेल हमारे बॉडी में, प्लांट में, एनिमल में, सभी में सेम ही होता है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है कि वो लोग का सेल अलग वर्क करता है, हमारा सेल अलग वर्क करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेल क्या होता है। तो आपको तो पता ही होगा कि सेल किसे बोलते हैं। सेल इज द बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सेल के बारे में मैंने यहाँ लिखा है कि सेल जो होता है बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सेल जो होता है उसका बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शनल। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सेल जो होता है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, किसका, तो हमारे बॉडी का। जरूरी नहीं कि हमारी बॉडी का, किसी प्लांट का भी, किसी एनिमल का भी। ठीक है, तो जैसे आप लोग देखते होंगे कि जो बिल्डिंग बनता है, कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, तो उतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग किसके हेल्प से बनता है, तो बहुत सारा मटेरियल लगता है उसमें। ठीक है, तो जनरली हम ब्रिक्स का बात करते हैं। ब्रिक्स को जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ब्रिक्स से ही बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन जाता है। ठीक है, तो उसी तरह सेल जो है हमारा बॉडी को बनाने में सेल का ही हाथ है।
ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं उसका स्ट्रक्चरल, क्योंकि हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है सेल के हेल्प से बना है। ठीक है। फंक्शनल किस तरह से है, तो फंक्शनल इसीलिए है क्योंकि हमारा जो बॉडी होता है वो हर एक बॉडी पार्ट जो है अलग अलग वर्क करता है। जैसे आँख से हम देख पाते हैं, ठीक है, उसी आपको आँख से देख पाते हैं, नोज से स्मेल ले पाते हैं, ठीक है, ईयर है तो हम उससे हीयर का काम करते हैं। तो अलग अलग बॉडी पार्ट से अलग अलग वर्क होता है, तो अलग अलग वर्क है तो अलग अलग फंक्शन होता है। अब ये फंक्शन किसके हेल्प से होता है, तो ये फंक्शन जो है सेल की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसीलिए इसको मैंने लिखा फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है। अब डिस्कवर किसने किया, तो डिस्कवर एक रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट था, उसने किया था। कब, 1665 को। किसके हेल्प से, तो बार्क ऑफ ट्री। ठीक है। तो बार्क ऑफ ट्री क्या होगा, ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि बार्क ऑफ ट्री क्या है। तो अब देखिए आगे हम क्या है, सेल इज लैटिन वर्ड। ठीक है, एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज होता है जिसका वर्ड है ये, इसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटा रूम। ठीक है। अब आगे देखिए और भी साइंटिस्ट के नाम मैंने लिखा है, ये अलग अलग डिस्कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्या है इसे, ल्यूनहॉक, फ्री लिविंग सेल, इन्होंने भी क्या किया, सेल का ही डिस्कवर किया, लेकिन फ्री लिविंग सेल का डिस्कवर किया। फिर रॉबर्ट ब्राउन है, न्यूक्लियस का डिस्कवर किया। अब न्यूक्लियस क्या होता है, तो न्यूक्लियस जो है वो सेल का सेंटर पार्ट होता है। ठीक है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि न्यूक्लियस किसे बोलते हैं। फिर स्क्वेडियन स्क्वान है, ये सेल थ्योरी का डिस्कवर किया था। कब, 1838 और 1839। सेल थ्योरी क्या होता है, तो सेल के बारे में जो हम थ्योरी पढ़ते हैं वही सेल थ्योरी हो गया। पुरकिन जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, तो प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवर किए। ये सब मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये सब आगे मैं डिस्कस कर दूंगा। 1839 में पुरकिन ने प्रोटोप्लाज्म के बारे में डिस्कवर किया। ठीक है। अब ये माइक्रोस्कोप, आपको तो पता ही माइक्रोस्कोप का वर्क क्या है, तो ये बहुत ही स्मॉलेस्ट चीज़ को मैग्नीफाई करके देखने का काम में आता है। तो जो रॉबर्ट हुक थे वही इसका डिस्कवर तो नहीं बोल सकते, लेकिन ये खुद का माइक्रोस्कोप के हेल्प से आप लोगों को क्या किए थे, ये सेल का डिस्कवर किए थे। अब ये क्या करता है, किसी भी सेल को 300 से 300 से 1500 टाइम तक उसको मैग्नीफाइड कर सकता है ताकि हम उसे देख सकें। अब देखिए सेल जो होता है बहुत ही स्मॉल पार्टिकल होता है, बहुत ज़्यादा स्मॉल। ठीक है, कितना स्मॉल हम बोल सकते हैं, इतना ज़्यादा स्मॉल कि अगर मैं हाथ में थोड़ा सा काट दूं तो उसमें बिलियंस ऑफ सेल निकल सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इधर देखते हैं सेलुलर कंपोजिशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। तो सेलुलर कंपोजिशन मतलब सेल को भी किसी कैटेगरी में डिवाइड किया गया, तो दो कंपोजिशन है सेल का। क्या है, एक यूनिसेलुलर। अब देखिए नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे, यूनि का मतलब होता है एक, मतलब सिंगल। ठीक है, तो जिस भी बॉडी पार्ट्स में सिंगल सेल होता है यूनिसेलुलर हो गया। मल्टी सेलुलर, जिस बॉडी पार्ट्स में मल्टी सेलुलर होगा, तो मल्टी सेलुलर मतलब एक से ज़्यादा सेल, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। ए सिंगल सेल कंस्टिट्यूट द होल ऑर्गेनिज्म। तो किसी भी बॉडी पार्ट्स में अगर सिंगल सेल है सिर्फ, तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये पूरा बॉडी उसका सिंगल सेल से ही बन जाता है, तो ये क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, मल्टीपल सेल। तब तो अभी तो मैंने आपको बताया मल्टीपल सेल आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। तो मल्टीपल सेल आर ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल बॉडी। तो एक ही बॉडी में मल्टीपल सेल होता है। जैसे हमारा बॉडी है, एनिमल का बॉडी है, चाहे ह्यूमन बॉडी हुआ, तो ये हम लोग में मल्टीपल सेल होता है। क्यों, क्योंकि हमारा हर एक बॉडी पार्ट जो होता है वो अलग अलग टाइप से वर्क करता है। तो ये क्या हो गया, मल्टीपल सेल हो गया हमारा बॉडी में। एनिमल में भी मल्टीपल सेल होता है, लेकिन कुछ बॉडी ऐसे भी हैं जिनमें सिंगल सेल है, मैं उसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। ठीक है, अब यहाँ देयर इज नो डिवीजन। अब जिस बॉडी में सिंगल सेल है उसमें डिवीजन कहाँ से होगा। ठीक है, अब ऑल सेल आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। तो मैंने आपको बोला कि जितने भी सेल्स होते हैं मल्टी सेलुलर बॉडी में, वो तो अलग अलग वर्क करेंगे। ठीक है, तो वही मल्टी सेलुलर मैंने लिखा है कि परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, अलग अलग काम करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब एग्जांपल में क्या, देखिए ये आपको याद रखने का चीज़ है, एग्जाम में जनरली पूछेगा कि यूनिसेलुलर एग्जांपल लेकर के आप यूनिसेलुलर को डिस्कस करें। अमीबा, बैक्टीरिया, चैल्मिडोमोनास, पारामेसियम, ये 4 एग्जांपल मैंने लिखा है जिसमें सिंगल सेल होता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर में फंजाई, प्लांट, एनिमल,
अब एनिमल में के बाद मैंने यहाँ ब्रैकेट में ह्यूमन लिखा है, क्योंकि बायोलॉजी में ह्यूमन को एनिमल ही बोला गया है। विटेकर नाम के एक साइंटिस्ट हैं जो बायोलॉजी के बारे में लिखे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम के बारे में लिखे हैं। उन्होंने 5 कैटेगरी में बायोलॉजी को डिवाइड किया, जिसमें से एनिमल वाला कैटेगरी में ह्यूमन को भी रखा गया है। ठीक है, तो इंसान जनरली ह्यूमन क्लासिफिकेशन में ही आता है। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अब देखते हैं शेप ऑफ सेल। तो कुछ सेल का जो शेप होता है फिक्स होता है, जैसे प्लांट, एनिमल। ठीक है, अब एनिमल का सेल जो है, एनिमल में ह्यूमन बॉडी भी आ गया, तो ये दोनों का फिक्स शेप होता है। अब कुछ जो होता है वो अपना शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे WBC। अब WBC क्या है, तो वाइट ब्लड सेल। इसके बारे में भी आगे बताऊंगा, अभी बस इतना ही जान लीजिए कि वाइट ब्लड सेल जो होता है हमारे ब्लड में होता है। ठीक है, तो ब्लड में ही हमारा WBC पाया जाता है, RBC पाया जाता है, प्लेटलेट्स पाया जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे ब्लड में होता है, तो WBC एक सेल ही है। जनरली इसको सेल तो नहीं बोल सकते, मैं डिस्कस करूंगा इस चीज़ को, बस अभी एग्जांपल है तो वो आप देख लीजिए अगली बार। तो ये सब अपना शेप को क्या करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये चेंज करते हैं। ठीक है, अब फिक्स शेप किसका किसका है, तो देखिए आप, इलिप्टिकल शेप किसका होता है, तो फैट सेल का। स्फेरिकल ओवम का। स्प्लेंडल शेप तो स्मूथ मसल सेल। ठीक है, और साइज ऑफ सेल, तो साइज ऑफ सेल देखिए हम क्लियरली तो नहीं बता सकते कि साइज ऑफ सेल क्या होता है, क्योंकि सेल जो होता है बहुत छोटा होता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर। इसको मैग्नीफाइड करके देखा जाता है, तो इतना माइक्रोमीटर हो सकता है या है। ठीक है बोल सकते फिलहाल के लिए। अब यहाँ पे जैसे कुछ सेल होता है उसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो लार्जेस्ट सेल होता है। लार्जेस्ट सेल कौन है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है बर्ड्स होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट सेल है उसका 18 सेंटीमीटर। अब ह्यूमन बॉडी में भी एक सेल होता है जो बहुत लॉन्गेस्ट सेल माना जाता है, तो क्या है वो आपका नर्व सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने नर्व सेल लिखा है। नर्व सेल 90 सेंटीमीटर इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सेल के बारे में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे आप लोगों को बताने की कोशिश किया हूँ। तो आपको इतना जितना मैं समझाया, जितना मैं बताया, ये अच्छे से आ गया होगा। तो ये क्लास 9th का फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ये आज मैं फर्स्ट सेशन ले रहा हूँ। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ठीक है, सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जिन्हें बायोलॉजी पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। ठीक है, मैं सोचूंगा मैं इसके बारे में, और मैं इससे भी अच्छा कंसेप्ट लेके आऊँगा बायोलॉजी के लिए। एक्चुअली बायोलॉजी के लिए ही नहीं, पूरा साइंस के लिए मैं अच्छे से अच्छे कंसेप्ट लेके आऊँगा। आप कोशिश करूँगा कि आप लोगों को साइंस रटने की ज़रूरत ना पड़े, मैं अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है,